दोस्तों इलेक्ट्रिकल फूड का यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसी पब्लिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक के एसी एंड डीसी एनालिसिस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में कुछ लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन थे, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लेकर के आपके सामने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन दिया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो SCR के पोर्शन से, यानी शॉर्ट सर्किट रेसिपी से। आज के शॉर्ट सर्किट रेसिपी में हम बताने वाले हैं आपको यूटिलाइजेशन फैक्टर का फार्मूला, जो होता है मैक्सिमम जनरेटेड डिमांड और मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी जनरेटेड कैपेसिटी और इसका रेशियो होता है मैक्सिमम जनरेटेड डिमांड और जनरेटेड कैपेसिटी का। दो तरीके के सर्किट सॉल्व के एनालिसिस होते हैं, नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस। दोस्तों जो नोडल एनालिसिस होता है वो प्लेनर और नॉन प्लेनर दोनों तरीके के सर्किट पर लागू होता है, जबकि केवल प्लेनर नेटवर्क के लिए हमारा मेश एनालिसिस ही होता है। थर्ड स्टेप पे आते हैं तो स्टेपर मोटर का रोटर जो होता है उस पर ना कोई वाइंडिंग होती है, ना कोई कम्यूटेटर होता है, ना कोई ब्रश होता है। अर्थवायर आप कॉपर वायर का क्या होता है वह 16 mm², जबकि गैल्वनाइज्ड स्टील के केस में हम 25 mm² का लेते हैं। रिवर्स सैचुरेशन करेंट सिलिकॉन के केस में 1 नैनो एम्पियर होता है, वही जबकि गैलिनियम जर्मेनियम को लेते हैं तो वहाँ 1 माइक्रो एम्पियर होता है। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है U = ½ B²/μ, जहाँ म्यू परमिबिलिटी है और बी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्युमिनियम जो होता है वो 3 टाइम्स होता है कॉपर के। रजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम जो होता है 1.6 टाइम ऑफ कॉपर का होता है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर यानी TU हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 0.287 होता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के केस में 0.692 होता है, लगभग दोगुने से भी ज़्यादा। यानी कि जो फुल रेक्टिफायर होता है वो हाफ रेक्टिफायर के ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर दुगने से भी ज़्यादा होता है, यानी 0.692 होता है। एसी एंड डीसी एनालिसिस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है द पीक ऑफ कंडक्टेंस कर्व ऑफ ए सीरीज RLC सर्किट अकर्स एट, यानी कि पीक ऑफ कंडक्टेंस कर्व पे जो होता है सीरीज RLC सर्किट में उस पीक ऑफ कंडक्टेंस पॉइंट कर्व पे कहाँ पर प्रेजेंट होता है। और दोस्तों जैसा हम सीरीज RLC सर्किट के केस में जब पीक का कंडेंसेस कर्व जब ड्रा करते हैं तो वहाँ पे जो मिडवेटर पॉइंट होता है या मिडिल पॉइंट होता है वहीं पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारा अगर करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ एक हाफ पावर फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F0 एंड द हाफ पावर फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2। दोस्तों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी केस में जब हम अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी देखते हैं यानी FU, तो वो होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्लस बैंडविड्थ बाई 2, और जब लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है FL = रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F0 माइनस बैंडविड्थ बाई 2। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने रिलेशन पूछा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो इसका सही ऑप्शन होगा F0 = √F1 × F2। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसी के अलावा जो W0 होता है वो भी √W1 × W2 के बराबर होता है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जब केस लागू होता है रेजोनेंस के केस में, तो करंट जो होता है वह अपने ओरिजिनल वैल्यू के √2 से डिवाइड हो जाता है, वही इम्पीडेंस जो होता है √2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग द क्यू फैक्टर ऑफ ए क्वाइल, क्वालिटी फैक्टर बढ़ाने पर किसी क्वाइल का इसके पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों जैसे आप स्क्रीन देख रहे हैं क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला मैंने लिखा है XL/R, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो होता है। जब हम क्वालिटी फैक्टर को बढ़ाएंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू हमारा इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो इंक्रीज हो गया। वही अगर पावर फैक्टर का फार्मूला हम देखते हैं तो cos ∅ = R/Z होता है। Z को जो हम डिस्क्राइब करेंगे तो √R² + X² हो जाएगा। यहाँ से अगर हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस के बढ़ने का इफेक्ट जब करेंगे तो चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये बढ़ेगा तो पावर फैक्टर ऑलरेडी हमारा डिक्रीज कर जाएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में इट्स पावर फैक्टर इंक्रीजेज, ऑप्शन बी में इट्स पावर फैक्टर डिक्रीजेज। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है 21वां का सेकंड, यानी कि इट्स पावर फैक्टर डिक्रीजेज। अगले क्वेश्चन में चलेंगे तो एक सर्किट बना दिया है, ये RC सर्किट है और पूछा है कि व्हेन इज करंट रीच टू मैक्सिमम वैल्यू। तो ऑप्शन इसमें डिफरेंट तरीके के 4 ऑप्शन दिए हैं, आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों RC सर्किट के केस में जो करंट होता है कैपेसिटर के पास, वह जो होता है मैक्सिमम करंट और मल्टीप्लाई होता है E के पावर में -T/τ। यहाँ टाउ जो है टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट RC सर्किट का R × C ही होता है। तो जब हम T की वैल्यू यानी इमीडिएट T की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, यहाँ पे T की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो E के पावर 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, यानी जब हम E के पावर -0 रखेंगे तो वो हो जाएगा 1, और यहाँ से हमारा I की वैल्यू जो होती है I मैक्सिमम के बराबर होती है। तो यहाँ से हमें एक निष्कर्ष क्या मिलता है
कि आरसी के सर्किट में जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं या फिर टी बराबर 0 पर स्विच को बंद करते हैं तो तुरंत एक हायर करंट फ्लो करती है। क्यों? क्योंकि उस समय कैपेसिटर हमारा एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं, इमीडिएटली आफ्टर टर्निंग ऑन द स्विच, यस, जैसे ही हम तुरंत सर्किट को बंद करते हैं कैपेसिटर हमारा उस समय एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। उस समय करंट जो फ्लो करेगी सर्किट में वो मैक्सिमम होगी। इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ए सीरीज एलसी सर्किट इज सडनली कनेक्टेड टू ए डीसी वोल्टेज सोर्स ऑफ वी वोल्ट, द करंट इन द सर्किट एट टी बराबर 0 प्लस इज इक्वल टू, यानी इन्होंने टी इक्वल टू इमीडिएटली 0 नहीं बोला है, 0 प्लस यानी कुछ क्षण बाद पूछा है। तो जब हम एक एलसी सर्किट को लेंगे तो एलसी सर्किट में इंडक्टर जो होता है कुछ क्षण के बाद अगर उसको देखेंगे तो वो कार्य करेगा एक शॉर्ट सर्किट की तरह। वही कैपेसिटर के केस में देखेंगे तो कैपेसिटर टी बराबर 0 प्लस के कंडीशन में एक ओपन सर्किट का कार्य करेगा, क्योंकि लगभग फुली चार्ज की कंडीशन में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लीजिए आप कि टी बराबर अगर 0 देगा तो इंडक्टर वहाँ पे ओपन सर्किट काम करेगा, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट काम करेगा। लेकिन टी बराबर 0 प्लस के कंडीशन जब हम देखेंगे तो उस समय कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया रहेगा, उसे हम ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। वही इंडक्टर हमारा तुरंत टी बराबर 0 प्लस पे शॉर्टेड सर्किट का बिहेव करेगा। और जैसा आप देख रहे हैं टी बराबर 0 पे एक सर्किट ओपन है और सर्किट कैपेसिटर हमारा ओपन या फिर इंडक्टर हमारा शॉर्ट के केस में है, तो चूंकि हमारा इंडक्टर उसमें ओपन के केस में है तो करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा, सर्किट हमारा ब्रेक हो चुकी है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 0 करंट इसमें फ्लो करेगी। दोस्तों कल के वीडियो में मैंने पार्ट ए में जो डिस्कस किया था, एक सर्किट के अंदर अगर एक से ज़्यादा कैपेसिटर या फिर रजिस्टर है तो उसके हम टाइम कांस्टेंट कैसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप सर्किट देख रहे हैं, यहाँ पे 3 कैपेसिटर और 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। इस सर्किट को भी सॉल्व करने के लिए हम थेवेनिन इक्विवेलेंट का रूल अप्लाई करेंगे। रजिस्टर इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालने के लिए हम करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं, वही वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं इसका फुल सोल्यूशन। चूंकि आपने सर्किट में देखा कि वहाँ पे 2 कैपेसिटर पैरेलल में है, पैरेलल केस में 1 + 1 2 हो जाएगा, वही एक के साथ वो सीरीज में था, तो इसका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा कैपेसिटर हमारा वो 2/3 हो जाएगा। रजिस्टर के केस में देखेंगे तो वहाँ पे 2 रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए थे, 3 और 3 ओम के थे, वहाँ पे 6 ओम आ जाएगा। इस प्रकार से टाउ का जो वैल्यू होता है आरसी सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट आरसी आर इंटू सी का मल्टीप्लाई होता है। 2/3 वैल्यू हमने रखा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का और आर रखा इक्विवेलेंट रजिस्टेंस का। 6 वैल्यू कटपिट के यहाँ आंसर हमारा जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे जब स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 54 देख रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से एग्जाम में एसएससी जैसे एग्जाम में ये भी पूछा गया है और पावर ग्रिड से लेकर के एसएससी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। द कंडीशन एट विच द फॉलोइंग पोटेंशियल डिवाइडर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक सर्किट आपके सामने ड्रा कर देगा और उसमें रजिस्टर्स कैपेसिटर या फिर इंडक्टर लगा देगा और पूछेगा कि ये कब इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी के केस में काम करेगा। तो ये इसका कंडीशन इन्होंने देकर पूछा है। तो कंडीशन हम जब इसका निकालते हैं, सर्किट में लगे हुए इंडक्टर और रजिस्टर के रेशियो के बराबर होता है, यानी जो इंडक्टर होता है उसके रजिस्टर के समानुपात में होता है। यहाँ पे हमें 2 रजिस्टर और 2 कैपेसिटिव रिएक्टेंस लगे हुए थे, यानी X1/R1 और X2/R2 हम यहाँ पे करके ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंस था वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस था, इसलिए XC1/R1 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम जब सेकेंड वालों को देखेंगे तो XC2/R2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका सर्किट जो हम सॉल्व करेंगे तो R1/R2 = C2/C1 हो जाएगा। ऑप्शन में जहां आप देख रहे हैं ऑप्शन बी इसका R1/R2 और C2/C1 करेक्ट है। तो यहाँ पे इन्होंने मोर देन 1 ऑप्शन करके क्रिएट किया था। तो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं 2 इज ट्रूली वनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की स्क्रीन है, इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटर वोल्टेज इज ओमेगा देन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटेनियस रियल पावर एब्जॉर्ब इन अ सर्किट। ये एसएससी जेईई का 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब इंस्टेंटेनियस रियल पावर के केस में करते हैं तो वहाँ पे जो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है वो 2 टाइम्स यानी दोगुने हो जाता है। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर 57 का ऑप्शन ए 2 ओमेगा हो जाएगा। दोस्तों लॉसी कैपेसिटर के केस में क्वेश्चन पूछता है कि उन्होंने अगर 2 डिफरेंट पावर फैक्टर देगा तो उस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट पावर फैक्टर पूछेगा। तो लॉसी कैपेसिटर के केस में आपको 2 कैपेसिटर 0.01 और 0.02 पावर फैक्टर के साथ दिया है। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, लॉसी कैपेसिटर का एक प्रॉपर्टी होता है। तो इस कॉम्बिनेशन के जब उन्होंने पावर फैक्टर पूछा है तो दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से ऐड करके, यानी 0.01 + 0.02 को जो ऐड करेंगे तो 0.15 हो जाएगा आंसर आपका, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट। दोस्तों एक कॉन्सेप्चुअल बेस पे बेसिक के बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ए सिंगल फेज सीरीज सर्किट सप्लाइंग आरएल लोड फ्रॉम ए साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स हैज इन ईच साइकिल। तो इन्होंने पूछा है कि इंस्टेंटेनियस पावर का जब हम पावर डायग्राम सर्किट डायग्राम जब हम
ड्रॉ करेंगे आरएल के केस में, यानी आरएल के केस में आप सभी क्लियरली जानते हैं कि जब इंडक्टर होता है तो उस समय करंट हमारा लैग करता है वोल्टेज से, यानी वोल्टेज हमारा लीड करेगा। तो जब इसका हम सर्किट डायग्राम वेब कैरेक्टरिस्टिक्स जब इसे ड्रा करेंगे तो हमने देखा कि यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये करंट जो है वोल्टेज से, सॉरी करंट, ये करंट वाला जो है वोल्टेज से लीड कर रहा है 90 डिग्री लगभग। अब जब हम यहाँ पे करंट को लीड कराए हैं, करंट को लैग कराए हैं, वोल्टेज को लीड कराए हैं, तो जब हम इसका पावर कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करेंगे तो हम देखते हैं कि ये जो वोल्टेज का करंट का कैरेक्टरिस्टिक ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे पावर के केस में वी और आई का, तो हमारा कुछ इस तरीके से ये जो पावर का ड्रा हुआ है ये पॉजिटिव फेसेस में। उसी तरह हम यहाँ पे सेकेंड जब देखेंगे 90 और 180 के बीच में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर का नेगेटिव में ड्रा होगा। उसी प्रकार से जब हम देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव दोनों, यानी वोल्टेज और करंट दोनों का नेगेटिव है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये भी ड्रा होकर के हमारा पॉजिटिव फेज में चला जाएगा। उसी प्रकार से हम जब लास्ट में देखें 270 और 360 के बीच में, तो ये नेगेटिव फेज पे है और जो हमारा यहाँ पे कर्वेचर देख रहे हैं आप ऊपर, यानी कि करंट का वो पॉजिटिव में, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि ये कुल 4 जगह पे जीरो हुआ है, यानी इसने एक्स सर्किट को एक्सिस को टच किया है 4 जगह पे, और ये कुल 2 जगह पे पॉजिटिव और 2 जगह पे नेगेटिव हुआ है। दोस्तों जैसा कि ऑप्शन आप ए में देख रहे हैं नेगेटिव ट्वाइस 0 4 टाइम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये 4 जगह पे 0 हुआ था और 2 जगह पे पावर जो इसका जो पावर इंस्टेंटेनियस पावर कर्व था सिंगल फेज के लिए, वह 2 जगह नेगेटिव हुआ था और 4 जगह पॉजिटिव 0। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी से एक और क्वेश्चन हम लिए हैं 79 क्वेश्चन। एट द लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी द इम्पिडेंस ऑफ एन आरएलसी सीरीज सर्किट इज 5 - j5 ओम। द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एट इट्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सर मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हाँ लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी यानी पावर हाफ फ्रीक्वेंसी ये केसेस में इम्पिडेंस जो होता है वह √2 टाइम हो जाता है। आप देख रहे हैं एट लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इम्पिडेंस हमारा √2 टाइम रेजिस्टेंस यानी इम्पिडेंस को हो गया है, जिसकी वैल्यू उन्होंने 5 - j5 दिया था। तो आर को जब यहाँ से हम निकालेंगे, आर को जो हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो 5 - j5 बाई में √2 यहाँ से ये चला आएगा। यहाँ से हम जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जब एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जब इम्पिडेंस की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो इसका जब हम परिमाण निकालेंगे तो अंडर रूट में 25 + 25 यानी 5 का होल स्क्वायर हो गया था और बाई में √2 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा वो 5 ओम आएगा, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 108 नंबर के क्वेश्चन में उन्होंने पावर दिया है √3 VL IL cos phi, यानी लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के मल्टीप्लाइन में cos phi है। इज द पावर एक्सप्रेशन फॉर 3 फेज सिस्टम, देन द फेज एंगल फाई इज द एंगल बिटवीन। फाई जो एंगल होगा वो किन के बीच का एंगल होता है? फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज फेज करंट, लाइन वोल्टेज फेज करंट, लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। दोस्तों जो पावर का रियल फॉर्मूला होता है वो हमारा P = 3 VPH IPH cos phi, यानी फेज वोल्टेज और फेज करंट के मल्टीप्लाई में होता है, यानी ये दोनों के एंगल के बीच का फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का वो एंगल होता है। जब इसको हम डेल्टा या स्टार केस में जाते हैं तो फेज या तो चेंज होता है या फिर करंट चेंज होता है, तो उसके लाइन में हम लाइन वोल्टेज लाइन करंट के केस में लाते हैं। तो जो फाई एंगल होता है वो हमारा फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल होता है। 113 में क्वेश्चन देख रहे हैं, इन एन AC सीरीज RLC सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस R and L इज 20 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस R and C इज 9 वोल्ट एंड वोल्टेज अक्रॉस RLC इज 15 वोल्ट। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस C, यानी कैपेसिटर अक्रॉस इन्होंने वोल्टेज को पूछा है तब, जबकि इन्होंने R और L के अक्रॉस में 20 वोल्ट दिया है, वही L और C के बीच में 9 वोल्ट दिया है और RLC तीनों के बीच में वोल्टेज जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो 15 वोल्ट दिया है। जैसा मैंने इसको ड्रा कर लिया है VR + jVL = 20 वोल्ट है, VL - VC = 9 वोल्ट है और VR + VL - VC J = 15 वोल्ट है। जब हम इसका परिमाण निकालेंगे लास्ट वाला VR, यानी कि VR², ये आप देख रहे हैं VR² + VL - VC का होल स्क्वायर, यानी कि इसका जब रिजल्टेंट वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हमारा रजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज जो आएगा वो 12 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि VL - VC की वैल्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ये हम 9 पुटअप करेंगे तो
225 माइनस 81 हो जाएगा तो समथिंग 114 आएगा। तो रेजिस्टेंस के वैल्यू जब निकालेंगे तो 12 का होल स्क्वायर यानी 114 हो जाएगा। अब यहाँ पे वी आर की रेजिस्टेंस के क्रॉस वैल्यू निकल गई, तो हमें यहाँ पहले से एक और इक्वेशन ज्ञात था कि आर और वी एल के क्रॉस में इन्होंने दिया था। जब इसका हम रिजल्टेंट वैल्यू निकालेंगे तो वी आर की वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ से वी एल की वैल्यू हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा 16 वोल्ट। अब एल की वैल्यू मतलब इंडक्टर के क्रॉस हमें वोल्टेज मिल गया और रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मिल गया। हमें तीसरा जो सेकंड इक्वेशन यहाँ कंडीशन हमको पता था, सेकंड कंडीशन में वी एल माइनस वी सी इन्होंने दिया हुआ है जो कि 9 के बराबर था। ये आप देख रहे हैं वी एल माइनस वी सी के क्रॉस यहाँ 9 दिया था, हमने वी एल की वैल्यू 16 वोल्ट निकाल लिया है। जब वी एल माइनस वी सी इक्वल टू हम रखेंगे 9, यहाँ से एल की वैल्यू हम पुटअप करेंगे यानी कि 16 वोल्ट, तो हमारा वी सी की वैल्यू यहाँ से क्लियरली आ जाएगा 16 माइनस 9 बराबर 7 वोल्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7 वोल्ट। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 3 इक्वल इम्पिडेंस 10 प्लस J10 ओम आर कनेक्टेड इन डेल्टा अक्रॉस 3 फेज बैलेंस सप्लाई। द एंगल बिटवीन द लाइन करंट IR एंड लाइन वोल्टेज VRY इज इक्वल टू। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं दो थ्योरी आपको, जो एंगल होता है यानी कि ये वाला पहले आप देखेंगे, एंगल बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज या फेज करंट, लाइन वोल्टेज और फेज करंट के बीच में जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। वही जब हम एंगल बिटवीन लाइन, ये सेकंड वाला देखेंगे, पहले वाला आप एंगल बिटवीन लाइन वोल्टेज यानी VRY और लाइन करंट के बीच में देखेंगे तो वो थीटा डिग्री से बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, यहाँ थीटा प्लस 30 डिग्री हो जाता है। क्वेश्चन में इन्होंने हमें दिया था आर और एक्सल की वैल्यू यानी दिया है, आप यहाँ पे देखिए इन्होंने इम्पिडेंस की वैल्यू 10 प्लस 10J करके दिया हुआ है। तो जब यहाँ से हम एंगल यानी फाई के वैल्यू निकालेंगे तो 10 एक्सल बाई आर होता है, यहाँ से 10 बाई 10 डिवाइड हो जाएगा 1 से, तो 10 1 की जो वैल्यू 10 इनवर्स 1 की वैल्यू होती है वो 45 डिग्री होती है। तो जब हम एंगल निकाल देंगे दोनों के बीच में तो वो यहाँ पे 30 प्लस थीटा है, थीटा की वैल्यू यहाँ 45 आई है, तो जिसको ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा 75 डिग्री आएगा। दोस्तों ये थे AC और DC एनालिसिस के 150 में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आज हमने डिस्कस किया। आगे के चैप्टर में हम ACE पब्लिकेशन के नए टॉपिक को लेकर के आएंगे और डिस्कस करेंगे उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों आप हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है वो A2B2 ब्लॉग A2B2 स्टडी के नाम से है, आप वहाँ पर जा कर के नॉन टेक पोर्शन के सारे टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टेक्निकल से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और GS के सभी पोर्शन को वहाँ पे कवर किया जा रहा है। आप जा कर के उसको मैंने लिंक, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जा कर के उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, देखते हैं अगले वीडियो में और आपको डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।